देखो क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए ना, कौन कौन से तर्क दिए, मतलब वो धनुष के टूटने के पीछे बोल रहे हैं। तो क्या होगा, लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम जी से, क्या बोलते हैं, देखो हमने लड़कपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, ठीक है, बचपन में क्या करें हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, ठीक है, किंतु तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है, ठीक है, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं बोलते हैं, तो तब तो आपने कभी कोई गुस्सा नहीं किया बोलते हैं। आज क्या बात हो गई है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं, इस धनुष में ऐसी क्या चीजें हैं या इसमें इतनी ममता क्यों है, ठीक है, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान होते हैं बोल रहा है उन्होंने, ठीक है, सारे धनुष मेरे हिसाब से एक ही ऐसे होते हैं बोल रहे हैं लक्ष्मण जी ने। यह धनुष तो बहुत पुराना था, श्री राम के इसे छूने मात्र से ये क्या हो गया, टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम को धनुष से पुराने होने का तर्क दिया, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, है ना, हम मेरी नज़र में सारे धनुष क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ये धनुष क्या था, बहुत पुराना था, हमारे राम जी के धोखे से छूने पर ये क्या हो गया, टूट गया। तो ये तर्क दिया कि ये धनुष पुराना था, ये तर्क दिया उन्होंने, क्लियर है। और देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। बता रहे हैं कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा किसको बोला और क्या विशेषता होनी चाहिए वीर योद्धा में, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए विशेषता देखिए, शूरवीर या वीर योद्धा देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, ठीक है। तो क्या बोला है, शूरवीर या जो वीर योद्धा होते हैं, है ना, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर क्या नहीं दिखाते, वीरता नहीं दिखाते, ठीक है। वीर योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं वो कहां पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे, रणभूमि में, क्लियर है, युद्ध भूमि में। वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपने मुंह से नहीं बोलते हो कि मैं इतना महान हूं, मैंने इतने लोगों को मारा, मैं ये पलटन को मार दूंगा, ऐसा नहीं बोलते, वो खुद वहां वीरता दिखाते हैं रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में। धीरता और संतोष वीरों का अनन्य गुण होता है। वीरों के अंदर क्या होनी चाहिए, धीरता होनी चाहिए और संतोष होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ठीक है। उनके अकारण ही क्रोध नहीं आना चाहिए, उनको बिना कारण के गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गुस्सा से नुकसान हो जाएगा ना। यदि आता भी है तो वे क्रोध में भी विवेक नहीं खोते, अपना टेम्परामेंट नहीं खोते, ठीक है। गाली देना कायरों और दुर्लभों का अस्त्र है, जो गाली देते हैं वो कायर हैं, दुर्बल हैं। वीर योद्धा दूसरों का गाली देकर अपमान नहीं करते, भले ही वह शत्रु ही क्यों ना हो। जो वीर योद्धा होता है अपने शत्रु को भी गाली नहीं देते वो, ठीक है, किसी को गाली नहीं देते वो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर में देखो जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है वो हैं। देखो, आत्मकथा कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, आत्मकथा कविता में स्मृति को पाथेय, स्मृति जो मेमोरीज होती हैं आपकी, है ना, उसको पाथेय, है ना, उनको याद करने से, उनको रास्ता बनाने से कवि का क्या आशय है, ठीक है। कवि जीवन रूपी यात्रा में स्वयं को अत्यंत थका हुआ अनुभव करता है, ठीक है। तो जीवन की यात्रा चल रही है कवि की, उसमें अपने को क्या महसूस कर रहा है, वो थका हुआ महसूस करता है, इसलिए उसने पास स्मृतियों का ही ऐसा संबल है जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में आगे का रास्ता तय करेगा। एक सपोर्ट क्या है, उसकी स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, वो पुरानी यादें हैं बोल रहे हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से आशय यहाँ यही है कि जीवन की मधुर स्मृतियां व्यक्ति को जीवन की विषम परिस्थितियों में उसका संबल और प्रेरणा बनने, उसे अबाध रूप से आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। कहने का मतलब ये है, जब हमारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, खराब समय चल रहा होता है, जब हम परेशान रहते हैं, ठीक है, तो हम याद करेंगे वो दिन जब हमारा अच्छा समय चल रहा था, ठीक है, जब हमारे संग सब अच्छा हो रहा था, तो हमको उन दिनों को याद करते हैं, तो क्या होता है, हमको एक हिम्मत मिलती है कि एक समय हमारा ऐसा चल रहा था, ऐसा होता था, तो फिर हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि कभी ना कभी ऐसा दिन और आएगा जब मेरे वो पुराने दिन वापस आएंगे, ठीक है, जब मैं फिर वही पुराने दिन की तरह खुश रहूंगा या मेरा समय सही आएगा, तो एक हिम्मत मिलती है, ठीक है। ये तो ये संबल बनाने का ये संदेश है यहाँ पर, ठीक है। ये स्मृतियाँ उसके लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण हैं जिस प्रकार निरंतर चल जाने से पति की शक्ति जब क्षीण हो जाती है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, तब पाथेय उसे नवस्फूर्ति और शक्ति प्रदान कर उसे आगे बढ़ने की यात्रा को पूर्ण करता है, ठीक है, वेरी गुड। और अगले चैप्टर के वो देखते हैं। देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। देखो बोला, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि की जो आंख है वो फागुन में जो सुंदरता है
उससे हट क्यों नहीं रही है उसकी आंखें, बोल रहे हैं। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही हैं क्योंकि फागुन उसे सजे धजे किसी नायक की तरह लग रहा है। फागुन कैसा लग रहा है उसे, सजे धजे, सज धज के जो कोई नायक आए हैं, कोई हीरो आए हैं, वैसा लग रहे हैं, बोल रहे हैं। उस नायक का मुख और सांसें सुवासित हैं तथा उसकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक और रंग बिरंगी है, ठीक है। उसका चेहरा इतना चार्मिंग है, बोल रहे हैं, और उसकी जो वेशभूषा है, उसने जो कपड़े पहने हैं वो क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, और रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं उन्होंने जो आकर्षित करते हैं। क्लियर है। अब बोला है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। क्या होता है ऐसा फागुन के महीने में? तो फागुन मतलब बसंत का महीना है ना। बसंत में सारे पेड़ पौधे नए हरे कोमल पत्ते और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से लद जाते हैं, ठीक है। बसंत ऋतु आ चुकी है, फूल आ चुके हैं, पत्ते आ चुके हैं नए नए, है ना। फूल आएंगे तो फूल से खुशबू भी आएगी, सुगंध आएगी ना, जिससे संपूर्ण वातावरण अत्यंत सुगंधित और मोहक हो जाता है। पूरा वातावरण क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सुगंधित होता है ना। खुशबू आती है हर जगह। प्रकृति की तन मन को मनोहर करने वाली ऐसी छटा बाकी ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती, और ऋतुओं में ऐसा नहीं दिखता, ठीक है। सिर्फ बसंत ऋतु में ही क्या दिखता है, हरियाली दिखती है। क्लियर है। अब देखो अगला है, बोल रहे हैं कि अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा प्रकृति में नहीं समा रही है, इसलिए वह प्रकृति के कण कण में फूट रही है, प्रकृति के कण कण में दिख रही है फागुन की आभा, ठीक है। जब सब और प्रकृति का ऐसा रम्य रूप है कि उसको शोभा तन में समा नहीं रही है। फागुन अर्थात वसंत में जब सब खिले फूलों में सुगंध चारों ओर फैल जाती है, लगता है वह वसंत की सुवासित सांसें हैं, जिससे सृष्टि रूपी सारा धन जो होता है सुगंध से भर जाता है, ठीक है। पूरा माहौल आपका क्या होता है, सुगंधमयी हो जाता है। लगता है फागुन ने आकाश में उड़ने और अपने पंख खोल दिए हैं। उसकी आभा ऐसी है कि एक पल के लिए उसे दृष्टि नहीं हटा सकते आप, ऐसा दिखता है वो, है ना। फागुन का महीना ऐसा बोल रहा है, ठीक है। फूलों से लदी लगती हैं कि मानो फागुन अर्थात बसंत में गले में मादक गंध वाली पुष्प की माला डाली दी है। यह एक मनोहर, और पूरा पृथ्वी क्या हो जाती है, गदगद हो जाती है इसमें, ठीक है। ये अब देखिए अगला बोल रहे हैं उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त। क्या संदेश दे रहा है उत्साह कविता में, बोल रहे हैं, ठीक है। तो उत्साह है ना, क्या है, आह्वान गीत है, ठीक है, जो बादल को संबोधित कर रहे हैं। बादल कवि निराला का प्रिय विषय है। जो हमारे कवि हैं निराला जी, उनका प्रिय विषय बादल है, ये बोल रहे हैं। कविता में बादल एक तरफा पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। देखो बादल जब आते हैं ना, प्यास से जो जमीन है हमारी प्यासी है, जो लोग हैं प्यासे, उन उत्साह उमंग में उठते हैं। क्यों? बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव कराने वाला है। कवि जीवन को व्याप्त और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पनाएं और क्रांति चेतनाएं होती हैं जो सामाजिक क्रांति तथा परिवर्तन के साहित्य की भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो नवजीवन की कविताएं करने वाले हैं ना, एक नई मतलब उमंग देती हैं, है ना, नई सोच देती हैं, नया हौसला देती हैं, है ना, जोश देती हैं अंदर से, ये बोल रहे हैं। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजो बोल रहे हैं, फुहार मत दो बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बादल की गर्जन से विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना परिलक्षित होती है, बोल रहे हैं निराला जी ने, इसलिए बादल को गर्जने को बिंब के रूप में चिन्हित किया है, बोल रहे हैं। अगला है देखिए, अब देखो, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के हृदय में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो कवि बालक को अपलक निहारता रहता है, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप देखे रहते हो, कितने अच्छे लगते हैं, ठीक है। उसके संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बातें करने का प्रयास कर रहे हैं कवि, ठीक है, बच्चे के साथ में। किंतु बालक उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बच्चा सीधा साधा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा कवि पे। तब वह यह मान लेता है कि बालक मुझे पहचान नहीं रहा है। तो कवि क्या सोचता है कि ये बालक मुझे पहचान नहीं रहा है, कि मैं कौन हूं, शायद इसलिए यह कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहा है, ठीक है। उसको पहचान नहीं रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है ये कौन है, तो इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कोई बातें नहीं कर रहा उससे, उसकी बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसे
अपलक देख रहा है। बालक की प्रतिक्रिया न पाकर कवि यह सोचता है कि बालक संभवतः मेरी बातों और व्यवहार के कारण थक गए हैं। जैसा बार बार वो उसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि ये थक गया है, परेशान हो गया है बच्चा उसके व्यवहार से, कवि के व्यवहार से। भरसक प्रयास के बाद भी मुझसे परिचित नहीं हो पाया है, फिर भी मुझे उसकी दंतुरित मुस्कान पर्याप्त आनंद और सुख का अनुभव करा रही है। देखो बच्चे जब हंसते हैं, है ना, दंतुरित मुस्कान मतलब जब उसके एक दो दांत दिखते हैं आपको, है ना, उनकी स्माइल इतनी अच्छी होती है कि आपकी थकान दूर हो जाती है, ठीक है, मन मोह लेती हैं आपकी। इसके लिए निश्चय ही उसकी माता धन्यवाद की पात्र हैं, जिसके कारण मैं बालक की उस आनंददायिनी मुस्कान का अनुभव कर सका। ठीक है, कवि कहता है कि मैं उस माँ का जिन्होंने इनको जन्म दिया है, इस बच्चे को, बालक को, ठीक है, उसका शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर, है ना, बच्चा मतलब दिया है जो कि उनकी मुस्कान जो है वो मनमोह लेती है, ऐसा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फसल कविता में कवि के अनुसार फल क्या हुआ है। ठीक है, तो कवि नागार्जुन ने फल को नदियों के पानी का जादू, क्या बोला है, फसल को नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा के थिरकन के संकोच के विभिन्न रूपों में देखा है। इस सबका समन्वय रूप ही फसल है। यदि इनमें से एक भी वस्तु का अभाव होता है तो फसल नहीं उग पाती है। ठीक है, तो देखो होता है क्या नहीं होता बताओ ना, फसल जो होती है वो नदी का पानी फसल में जरूरत पड़ता है। हाथों का स्पर्श की महिमा बोल रहे हैं, हाथ स्पर्श करने पड़ते हैं ना फसल के लिए, हाथ लगाओगे तभी तो फसल होंगी। बीज बोते समय हाथ लगाओगे, गुड़ाई के समय में, कटाई के समय में। ठीक है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, तो मिट्टी में डालोगे तो बीज तभी तो उगेगा, तो मिट्टी का भी गुणधर्म बोल रहे हैं। सूरज की किरणों का रूपांतरण है, सूरज नहीं आएगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो फसल नहीं हो सकती ना, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और हवा के थिरकन के संकोच के विभिन्न रूपों में, हवा नहीं चलेगी तो तब भी फल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई पुष्प क्या हो सकते हैं, पेड़ क्या हो सकते हैं, एकलिंगी हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, हवा के द्वारा मतलब क्या हो सकता है, उनके स्त्री में बीज जाते हैं ना, ये परागकण जाते हैं। तो ये सारी की चीजें बोल रहे हैं। ठीक है।